हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th में प्रतिलोम फलन के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले मैं आप लोग को प्रतिलोम फलन क्या है ये बता चुका था मैं, और वही फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन या व्युत्क्रमणीय होता है जो 1 1 और ऑन्टो होता है। प्रतिलोम फलन पढ़ने के पहले मैं आपको दो चीज़ ये याद दिलाना चाहूँगा, और वो क्या है इधर देखिए मतलब उसके गुणधर्म पढ़ने के पहले कि ये हमारा आज का हेडिंग रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि यहाँ एक फंक्शन है f सच दैट a टेंड टू b, ठीक है ना, और यहाँ पर पहला चीज f(x1) इज इक्वल टू f(x2), समझे ना, ये दोनों बराबर है और ये इंप्लाई कर दे कि x1 इज इक्वल टू x2, तथा आपको पता होना चाहिए कि x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू a। अगर ऐसा कंडीशन है तो फंक्शन 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, यदि, है ना, इसी फंक्शन की बात कर रहा है, यदि फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b, ए फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a इस प्रकार है, f(x) इज इक्वल टू y। अगर ये लैंग्वेज अगर लिख दिया है कि फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b के लिए, यानी सभी y के लिए x ऐसा है कि वो फंक्शन पर डिफाइंड है, यानी मतलब ना मैं यहाँ x रखा तो मुझे सारे y मिल गए, यानी सारे y इमेज बन गए। अगर ऐसा कहीं पर लिखा है तो क्या हो जाएगा, तो फंक्शन ऑनटू होगा, आच्छादक होगा। ये दो लाइन में आप मत भूलिए कभी भी, समझे ना। ये हमारा जो है बेस स्ट्रक्चर रहेगा, समझ आया। यही बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसी से सारे मैथ्स बनाएंगे। और मतलब ना ये रहे तो 1 1 और ये लाइन कहीं पर लिखा है तो वो ऑन्टो है, समझे ना। अब हम प्रतिलोम फलन के गुणधर्म में पहला ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का जो प्रतिलोम फलन होता है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसको हमको सिद्ध करना है ना। तो फर्स्ट गुणधर्म है बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रतिलोम यूनिक होता है। ये समझे, मान लीजिए एक फंक्शन है, माना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमको क्या प्रूव करना है देखना। माना f सच दैट a टेंड टू b क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या समझ आया यार, ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, यानी 1 1 है यानी ये कंडीशन दिया है, और ऑन्टो यानी ये कंडीशन दिया है। क्लियर है ना। तो दिया क्या है बोलने से आपको बताना पड़ेगा कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ये क्या इंप्लाई कर रहा होगा, x1 इज इक्वल टू x2, ये ऐसा इंप्लाई कर रहा है ना। तथा क्या कर रहा होगा कि फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b के लिए x इज बिलोंग्स टू a हो गया। इस प्रकार है कि f(x) इज इक्वल टू y। तो ये दो कंडीशन दिया है ना। तो मैं यहां लेता हूं हल। सिद्ध क्या करना है, यूनिक होता है। अब उसको देखिए, सॉरी अभी हल नहीं, मैं बता रहा हूं फिर से। यदि f सच दैट a टेंड टू b फंक्शन का प्रतिलोम
फंक्शन का प्रतिलोम, फंक्शन का क्या है, प्रतिलोम यानी इनवर्स हो गया g सच दैट b टेंड टू a, क्योंकि इनवर्स तो ऐसे ही होगा, इसको इधर इधर को है ना, तथा एक और है h सच दैट b टेंड टू a है। हम ना इस फंक्शन के ना दो ठो इनवर्स प्रतिलोम माने हैं, एक g को भी माने और एक क्या माने हैं, h को। लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि एक फंक्शन का प्रतिलोम एक ही होगा, दो नहीं होगा। लेकिन अगर हम बाद में g और h दोनों को अगर प्रूव कर दिए तो मतलब क्या हुआ कि g और h दोनों फंक्शन क्या थे, एक ही थे, या सब प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो यहां से कि मान ली जाए मैं यहां पर y को रखा, समझे ना, y एज बिलोंग्स टू b हो गया ना, यहां पर y तो रहेगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा, जी वाई को रखा तो मुझे अब एक मिल गया x1, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर h फंक्शन में उसी y को रखता हूं, क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो x1 देगा, क्या देगा, x2 दे दिया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, कि जी वाई इज इक्वल टू क्या है, x1। क्यों x1 हुआ, क्योंकि g फंक्शन में मैं y को रखा तो x1 मिला, ठीक, और h फंक्शन में y को रखा तो मुझे क्या मिला, x2। तो याद रखना चाहिए कि x1 एंड क्या है, x2 इज बिलोंग्स टू a, ऐसा। ये समझ आ गया ना। हाँ, आगे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमको क्या पता है कि f(x1) इज इक्वल टू, अच्छा अगर ऐसा भी नहीं करना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, f(x1) इज इक्वल टू क्या, y मिलेगा मुझे यहां से। ये समझ नहीं आया है क्या, अच्छा नहीं आया होगा तो देखिए, मैं इस फंक्शन में y रख रहा हूं तो x1 देगा, तो g फंक्शन का प्रतिलोम में अगर x1 रखूंगा तो मुझे y देगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी देखिए f का प्रतिलोम g है तो g का प्रतिलोम भी क्या होगा, f होगा, ठीक है। तो g में अगर y रख रहा हूं तो x1 दे रहा है, तो x1 अगर f में x1 रखूंगा तो मुझे क्या देगा, y दिस। ओके, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, f(x2) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। समझे। तो अब ये क्या है, दोनों y क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से क्या हो जाएगा कि f(x1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x2). तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा बताऊं, क्योंकि g का प्रतिलोम f है, यहां पर लिख देना g का प्रतिलोम f है, अतः ये लाइन, यहां पर भी h का प्रतिलोम f है, या f का प्रतिलोम h है, ऐसा भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर f लिख देंगे और यहां पर g लिख देंगे तो भी नो प्रॉब्लम ना, समझे ना। तो यहां पर भी लिखकर ऐसा लिख देंगे, और दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन y सेम, दैट्स वाई f(x1) f है। ओके, अब ये जो फंक्शन है हम क्या जानते हैं, ये दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा रे भाई, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, समझे। अब आगे है ना, यहीं पर देख लीजिए आगे, यहां से x1 बराबर x2 हो गया, तो x1 क्या है, व्हाट इज दिस, gy, तो यहां पर gy लिख दीजिए इज इक्वल टू x2 क्या है, hy। तो यहां से क्या समझ में आया भाई कि g फंक्शन और h फंक्शन दोनों क्या हैं, सेम है। हम पहले क्या माने थे, इसको डिफरेंट माने थे, समझ में आया ना, डिफरेंट माने थे, जब सॉल्व करके देखा तो दोनों सेम आए। कहने का मतलब जो f फंक्शन का मैं प्रतिलोम g माना था और एक और क्या माना था, h माना था, मैं पहले अलग अलग है सोच रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों सेम है। दैट मीन्स कि बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रतिलोम क्या होता है, यूनिक होता है। अतः यहाँ लिख देना, सिद्ध होता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स
यूनिक होता है। हो गया, क्लियर है ये। नेक्स्ट चलिए, सेकेंड नंबर का जो बोला है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रतिलोम में क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है ना। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये भी बहुत इजी है। ध्यान से देखिएगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन माना कि एक फंक्शन है, माना कि एफ सच दैट ए टेंड टू बी, हो गया। ए में एक्स के एल और ये वाई के एलिमेंट, एक्स सेट में एक्स एलिमेंट है और बी सेट में वाई है, क्लियर है। 1 एंड क्या है, ऑन टू है। अर्थात क्या समझ में आया, अर्थात ये समझ में आया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और ये इंप्लाई करेगा x1 इज इक्वल टू x2, समझे ना। और एक और इसका मीनिंग है जो यहां पर है, मैं लिख दिया हूं, बाकी उसको हम बाद में लिखेंगे। थोड़ा इधर देखिए, तो इस फंक्शन का जो प्रतिलोम है, तो यहां पर लिखता हूं, यदि f सच दैट a टेंड टू b, फंक्शन का इन्वर्स f इन्वर्स सच दैट b टेंड टू a है, समझे ना। यदि इस फंक्शन का इन्वर्स ये है तो f इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, हो गया। तो चलिए फर्स्ट हम लोग 1 के लिए सिद्ध करते हैं। तो ये बताइए 1 के लिए सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, f इनवर्स, यहाँ y1 रखूंगा इज इक्वल टू f इनवर्स y2 रखूंगा, और मुझे इंप्लाई क्या कराना है यार कि y1 इज इक्वल टू y2, ये करना है हमको काम, ये हमारा टारगेट है, समझे ना। तो हल में क्या करना है, आप जानते हो f(x1) इज इक्वल टू, चलिए कोई एक वैल्यू दे दिया y1, समझ आया। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, क्या f इनवर्स y1 इज इक्वल टू x1। कारण क्या हो जाएगा कि f का प्रतिलोम f इनवर्स है, इसलिए होगा। चलिए f(x2) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2, और यहां से f इनवर्स y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। इसका रीजन क्या हो जाएगा, वही, समझे। ये कैसे आया आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐप को इधर ट्रांसफर कर दोगे जैसे। तो हम 1 प्रूफ करना चाहते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे और ये लाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहां से चूंकि f इनवर्स y1 इज इक्वल टू f इनवर्स y2, क्लियर। ये क्या करेगा, f इनवर्स y1 इज इक्वल टू f इनवर्स y1 क्या है x1, तो मैं यहाँ x1 लिख दूंगा इज इक्वल टू ये क्या है x2। अब सुनिए x1 इज इक्वल टू x2 है, तो दोनों तरफ सेम फंक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2) नहीं हो जाएगा, है ना। x1 और x2 सेम फंक्शन है, तो f(x1) इज इक्वल टू क्या है, हमने y1 माना है, और इसको क्या माना है y2 माना है, ओके। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, हम यहां से स्टार्ट किए थे, तो यहां आप जान रहे हो कि यहाँ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ये प्रूफ हो जाए तो यहाँ फंक्शन f(1) होगा, तो यहाँ f इनवर्स y1 और y2 है, और y1 इज इक्वल टू y2 हो गया, तो f इनवर्स क्या है 1 एंड ऑन टू है। अतः क्या हो जाएगा, अतः f इनवर्स 1 सॉरी ऑन टू नहीं होगा रे, 1 होगा, ऑन टू बोल दिया शायद, ठीक है ना, केवल f इनवर्स अभी 1 होगा, क्लियर। अब चलिए f इनवर्स को ऑन टू प्रूव करना है,
तो ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट किसी हाल में बुलवाना पड़ेगा। और कैसे बुलवाना पड़ेगा इधर देखिए। तो एफ इनवर्स सच दैट क्या होता है, बी टेंड टू ए होता है, आप जान रहे हैं। तो यहां पर हमको ये स्टेटमेंट बोलवाना पड़ेगा कि फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए के लिए y बिलोंग्स टू v इस प्रकार है कि, ये बुलवाना पड़ेगा, समझे, है ना। तो कैसे बुलवाएंगे इधर देखिए। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन बोला है कि ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रतिलोम, तो बाइजेक्टिव यानी ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 है, और ऑन्टो है। ऑन्टो है मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑन्टो है, यानी क्या है, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b के लिए क्या है, x इज बिलोंग्स टू a इस प्रकार है, इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू y, ये दिया है हमको, ये दिया है ना। अभी फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b के लिए x इज बिलोंग टू इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू y दिया है ना। ये क्वेश्चन हमारा बोला है क्योंकि fx जो है ना। तो सुनिए यहां पर कैसे क्या होगा, ये लाइन की बस और कुछ नहीं लिखना है, और कुछ नहीं है। ये f है और यहाँ x है और यहाँ y है। तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहां पर सारे y क्या बन रहे हैं, इस x के इमेज बन रहे हैं। फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू के लिए x बिलोंग्स टू इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू y, यानी ऐसा लाइन बोल देना, यानी सारे y जो हैं यहाँ इमेज बन के आ गए इस x के लिए। लेकिन बात एक और है ना, यहाँ कोई x भी नहीं छूटेगा ना, कोई x नहीं छूटेगा, कोई x नहीं छूटेगा। अगर एकाक x छूट जाएगा तो इधर से ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट को कुछ ना कुछ इधर इमेज बनाना है। चाहे ये इसके साथ बना रहा है तो ये भी इसके साथ बना ले, वो तो बनाना ही पड़ेगा, समझे ना। तो यहां पर अगर f फंक्शन के अंदर में कोई भी अगर x लिखा जा रहा है, उसका मतलब है प्रत्येक x है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए f x इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि इस f का इनवर्स f फलन का जो इनवर्स है वो f इनवर्स है, फंक्शन है, तो f इनवर्स y लिख सकता हूं। अब ये x की स्पेशलिटी क्या है, ये देखिए यहां से मैं x को क्या प्रूव कर चुका हूं कि फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू a, समझे ना। तो अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देखिए फॉर ऑल x है ना बिलोंग्स टू a के लिए है ना क्या है, y बिलोंग्स टू b इस प्रकार है, इस प्रकार है कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x। और ये लाइन जहां पर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, अतः f इनवर्स इज ऑन्टो फंक्शन, है ना। और ये f इनवर्स किससे बिलोंग्स करेगा, सॉरी कहां होगा, b टेंड टू a, समझे। तो मैं जब भी ऑन्टो की बात करता है, आपको ये लैंग्वेज को किसी भी तरीके से ढूंढना है। आप बोलोगे सर आप फॉर ऑल एक्स कहाँ ले आए, तो मैं फॉर ऑल एक्स इस फंक्शन की वजह से लेके आया, क्योंकि भाई यहाँ सारे एक्स नहीं रखाएंगे तो फंक्शन नहीं कहलाएगा ना, इसलिए यहाँ पर अंडरस्टूड रहता है। अगर मैं यहाँ जी वाई इज इक्वल टू जेड लिख देता हूं तो यहाँ फॉर ऑल जेड आप नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ फॉर ऑल वाई कह सकते हो, क्योंकि अगर एक भी वाई छूट जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड भी हो गया। चलो नेक्स्ट, चलिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है इसके बारे में देखते हैं। थर्ड नंबर जो है कि फंक्शन, दो फंक्शन है यहां पर, f सच दैट a टेंड टू b तथा g सच दैट b टेंड टू c, दोनों फलन बाइजेक्टिव हैं।
तो दोनों फलन यानी बाइजेक्टिव है, मतलब क्या क्या दिया है आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस पर x बिलोंग्स कर रहा है, इस पर y, इस पर y, तो इस पर z, इस तरह से आपको यहाँ अंडरस्टूड है वो समझना पड़ेगा, समझे ना। तो यहाँ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और इंप्लाई कर रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2, ये 1 1 हो गया, ठीक है ना। तथा फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू b के लिए क्या है, फॉर ऑल y इज बिलोंग्स टू के लिए x इज बिलोंग्स टू a इस प्रकार है कि fx बराबर y, मतलब यहाँ पर आपको अंडरस्टूड है, समझना पड़ेगा कि फॉर ऑल x रखाएगा तभी वो फंक्शन कहलाएगा। ओके, ये दो दिया है। चलिए अब थोड़ा g के लिए देखिए, g सच दैट b टेंड टू c में ये भी बाइजेक्टिव है बोला है, मतलब क्या होगा, g y1 इज इक्वल टू g y2 एंड इंप्लाई करेगा कि y1 इज इक्वल टू y2। ये सब गिवन है ना, हमारे गिवन डेटा है। नेक्स्ट, और फॉर ऑल z इज बिलोंग्स टू c, है ना, क्योंकि यहाँ पर z मिलेगा ना हमको, इज बिलोंग्स टू c के लिए y इज बिलोंग्स टू b इस प्रकार है कि gy इज इक्वल टू z। तो यहां पर फॉर ऑल y हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी ये जितना लिखा वो सब दिया गया है। तो हमको ना प्रूव करना है कि गॉफ a टेंड टू c, समझे ना। ये फंक्शन है, ये वाला इधर से f था, इधर से g था। अरे यार इसको तो प्रूव कर चुके हैं यार। गॉफ a टेंड टू c क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी वो भी 1 1 होगा। इसको प्रीवियस क्लासेस में प्रूव किया जा चुका है, आप इसको जाके देख सकते हैं। समझे कि अगर दो फलन 1 1 और ऑन टू हैं तो उनका जो संयोजन होता है गॉफ, वो भी 1 1 और क्या होता है, ऑन टू होता है ना। इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ ना, ये पिछले क्लास में मैं इसको श्योर है बता चुका हूँ मैं, जब हम लोग फलनों का संयोजन पढ़ रहे थे तो उस समय प्रॉपर्टी जो था, समझे ना। कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। गॉफ क्या है, a टेंड टू c, समझे ना, क्या है 1 1 एंड ऑन टू है, का मतलब क्या हो जाएगा, आपको गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर a है और a में x बिलोंग्स कर रहा है ये, तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 करेंगे और x1 और x2 को इक्वल कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो इधर देखो ना, g आप क्या हो जाएगा f(x1) इज इक्वल टू g आप क्या हो जाएगा f(x2), ये इस तरह से, समझे। तो अब ये क्या है, ये g का फंक्शन हो गया। तो ये देखिए g y1 इज इक्वल टू g y2, तो y1 इज इक्वल टू y2, तो ये g फंक्शन क्या है 1 1 है, तो 1 1 है, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब f फंक्शन भी 1 1 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2। स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से किया था, और x1 इज इक्वल, मतलब इसको प्रूफ कर चुका हूँ यार, कर लेना इसको, ठीक। चलिए आज हम देखेंगे कि गॉफ इनवर्स x। तो ये जो गॉफ इनवर्स है ना, अब यहाँ x आएगा कि y आएगा कि z आएगा मुझे अभी नहीं पता, बट हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि क्या आने वाला है। ये ठीक है, तो यहाँ पर गाफ क्या है, 1 1 बाइजेक्टिव है, यानी गाफ का इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए गॉफ सच दैट a टेंड टू c हो जाएगा ना, तो गाफ इनवर्स क्या हो जाएगा, c टेंड टू a हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया कि गॉफ इनवर्स में z रखाएगा, क्योंकि c में z है, और आंसर लाएगा x, यानी ये वाला कंपोनेंट रखाएगा और ये आंसर आएगा, यानी छलांग ऐसे लगाएगा, बाद में बताऊंगा छलांग को। तो इधर देखिए, तो यहाँ पर गॉफ इनवर्स
होल का इन्वर्स है ना, होल का इन्वर्स z इज इक्वल टू एक्स दिया। ये समझे? ठीक, यानी आपको समझना है कि यहाँ पर देखो, अब एक चीज और बता दूं कि जो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल यानी अगर जिसका प्रतिलोम निकलता है, हम ये भी देखे हैं कि किसी फंक्शन का प्रतिलोम भी 1 1 एंड ऑन्टो होता है। तो ये जो गॉप इन्वर्स है ये भी 1 1 और ऑन्टो है। मतलब यहाँ क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए के लिए z इज बिलोंग टू सी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि क्या है, गॉप इनवर्स z इज इक्वल टू एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, समझे? हाँ, चलिए अब यहाँ से मैं आपको फिर से आगे यहाँ ले जाता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है एफ इनवर्स है ना, आगे इसको इक्वल कैसे प्रूव करना है, इधर देखिए, एफ इज सच दैट ए टेंड टू बी है, तो एफ इनवर्स इज सच दैट क्या हो जाएगा, बी टेंड टू ए हो जाएगा। समझे? अब यहाँ क्या होगा, g इज सच दैट b टू c है, तो g इनवर्स क्या हो जाएगा, सच दैट c टू b हो जाएगा। समझ आया ना, है ना? तो मैं कैसे करूंगा कि किसका डोमेन को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, मैं आपको बता दिया था। तो इन दोनों में कैसा इनवर्स पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं, समझे? तो देखिए, मैं अगर यहां पर सुनो ए टेंड टू बी, इसका को डोमेन इसके डोमेन के इक्वल था, तो गॉप पॉसिबल है। तो यहां पर g इनवर्स जो है सच दैट b टेंड टू c है, और तथा f इनवर्स सच दैट b टेंड टू a है। तो इधर देखिए, सॉरी यहाँ c है जी, c है और यहाँ क्या है, b है। तो ये देखिए, इसका को डोमेन है, इसका डोमेन, तो यहां पर क्या है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स पॉसिबल होगा। तो यहां लिखिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है ना। अब यहां पर जो सच दैट होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जो यहां सच दैट होगा, सी रखाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, 10 टू ए बताएगा। अब ये बात आप समझ गए होंगे ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सी 10 टू ए। तो अब ये निकल गया हमारा, समझे ना, हम इसका रेस्ट्रिक्शन जान लिए। तो ये क्या हो जाएगा, गॉप ऑफ जी इनवर्स, और यहाँ सी यानी जेड रखाने वाला है, और यहाँ क्या आंसर आएगा हम देखते हैं फिर। इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ जेड क्या देगा, देखिए जी इनवर्स ऑफ जेड क्या देगा, आई थिंक वाई देगा, और क्या कहाँ गया, ये देखिए, व्हाट इज दिस, ये जेड है, तो जी इनवर्स में जेड रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, बी को वाई से बिलोंग्स किया हूं मैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा था बी को क्या है, वाई से बिलोंग्स किया हूं, तो ये मुझे क्या देगा, वाई। अब आ गया एफ इनवर्स, ये वाई है तो यहाँ एक्स है, तो अगर एफ इनवर्स में वाई रखूंगा तो क्या देगा, एक्स, है ना। तो दैट मीन्स क्या आया, एफ ऑफ जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स आया। This is what second equation, or from first and second, देखिए ये है हमारा फर्स्ट, यहाँ पर भी हम z रख रहे हैं, x आउटपुट आ रहा है, तो दिस एंड दिस आर सेम, ओके। तो गॉप का ये होल इनवर्स है ना, ऐसा, ठीक है ना, होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया, क्लियर है ये। तो
ये है यदि फंक्शन a टेंड टू b b टेंड टू c दोनों फॉर्म बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव होगा तथा इसका अस्तित्व होगा। अब ये याद रखिए, ये अगर दोनों कंडीशन है तो ये होगा ही होगा, एंड दिस है ना। तो ये बहुत सिंपल है, आप लोग इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट फोर्थ। जो फोर्थ नंबर बोला है कि यदि फंक्शन f सच दैट a टेंड टू b व्युत्क्रमणीय फलन है तो f इनवर्स का प्रतिलोम f ही होगा। दैट मीन्स ये प्रूव करना है। तो आप ये देखिए, f सच दैट a टेंड टू b है ना का प्रतिलोम फलन f इनवर्स b टेंड टू a हो गया, होगा, जो कि बाइजेक्टिव होगा। क्योंकि बता चुका हूं मैं कि किसी फंक्शन का इन्वर्स भी क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। क्योंकि ये भी अगर बाइजेक्टिव है तो इसका भी इन्वर्स पॉसिबल है। तो f इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, a टेंड टू b। मतलब देखो, बातों बातों से हम प्रूफ कर दिए। और ऐसा किसका कंडीशन है, इसका है। खैर, लेकिन हमको इसको कैसे बनाना है, मैं ये यहाँ पर हल देख लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है ना। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, x। तो क्यों होगा, यहाँ पर कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि f का प्रतिलोम f इनवर्स है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। समझे ना, यानी इस f को उठा के इधर लेके आया। अच्छा चलिए, इसको क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू इफ f इनवर्स को, जैसे इस f को उठा के लेके गया ना, यहाँ पर f आया, यहाँ f आया और साथ में ऐसा लगा। तो इस f इनवर्स को उठा के इधर लेके आया तो साथ में एक और क्या लगेगा, ऐसा लगेगा। और यहाँ क्या होगा, x। नहीं समझे, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि क्या लिखोगे, f इनवर्स का प्रतिलोम का क्या है, प्रतिलोम f इनवर्स है। समझे। अच्छा सुनो, अब f y इज इक्वल टू क्या है, fx, दिस ईयर fx, दिस ईयर f इनवर्स का इनवर्स x। अगर x को अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो f इज इक्वल टू f इनवर्स का इनवर्स, ऐसा। यानी किसी भी फंक्शन को अगर 2 टाइम्स अगर इनवर्स निकाल देते हो तो हमको फंक्शन मिल जाएगा। समझे ना, सिंपल है। जैसे ये 2/3 है, ये हमारा मूल है, तो इसका एक f इनवर्स निकालिए तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर से इसका f इनवर्स, फिर इनवर्स निकालिए तो ये 2/3 हो जाएगा फिर से। यानी ये स्टार्टिंग आ गया ना, ये समझे, है ना। तो ये फंक्शन है कि नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है बेटा लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। और लास्ट फिफ्थ देखते हैं फिर, है ना। यहाँ पर हमको फोर्थ में यदि f सच दैट a टेंड टू b बाइजेक्टिव है तथा g b टेंड टू a फंक्शन का प्रतिलोम है, मतलब क्या है कि f, ऐसा करता हूँ मैं लिख देता हूँ a टेंड टू b, तो यहाँ पर x के एलिमेंट होंगे, यहाँ y के एलिमेंट होंगे, और g सच दैट b टेंड टू क्या है, a, तो यहाँ y के एलिमेंट होंगे, यहाँ x के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि अगर f(x) रखूंगा तो मुझे y मिलेगा। तो इसके इन्वर्स फंक्शन में, f के इन्वर्स फंक्शन में y रखूंगा तो x मिलेगा। तो f का इन्वर्स फंक्शन कौन है, g, तो g में y रखूंगा तो मुझे x मिलेगा। और एज इट इज दोनों इंप्लाई करेगा, ऐसा। समझे ना। अगर f का इन्वर्स g है तो g का इन्वर्स f है, सेम है। ओके, तो हमको ना क्या करना है, f o g, ये f o g। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड कीजिए कि गॉफ कैसे होगा, गॉफ। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा करके ये इक्वल है ना, तो यहाँ गॉफ सच दैट क्या हो जाएगा,
ए टेन टू ए हो जाएगा, यानी गॉफ में एक्स रखाएगा। तो चलिए एक्स रखते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो जी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई, और जी वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स। तो एक्स रखा एक्स आया, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, और एक्स किससे बिलोंग्स करता है, ए से, दैट्स वाई इसको आइडेंटिटी फंक्शन सेट ए लिख देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जी सच दैट बी टेन टू ए है ना, तथा एफ सच दैट क्या है, ए टेन टू बी है। आप जान रहे हैं तो ये दोनों इस तरह से हैं, तो एफ ओ जी डिसाइड होगा, एफ ओ जी, और एफ ओ जी क्या आएगा, बी टेन टू बी आएगा। इसको भी हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर वाई रखूंगा यार, और क्या, तो एफ ऑफ जी वाई ऐसा। तो जी वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो यहाँ एफ, यहाँ एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। देखिए यहाँ वाई रखा तो वाई आ गया, जो वैल्यू रखते हैं वही वैल्यू आता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये वाई किससे बिलोंग्स कर रहा है, बी सेट से, दैट्स वाई बी सेट का आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ये, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th नंबर का। तो इस तरह से ना हम जो इन्वर्स फंक्शन है उसके हम कुछ गुणधर्म देखें, और ये गुणधर्म जनरली कभी कभी बुक के एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में दे दिया जाता है, तो आप बुक में अपना सर्च कीजिएगा कहाँ पर कैसे क्या है, आप देखिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।